हर रोज सुबह उठते ही एक काम तो होना ही चाहिए, एक छोटा सा हिंदी का प्रैक्टिस सेट जिसके अंदर होते हैं 25 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, जो कि यूपी लेवल के होते हैं या फिर उत्तराखंड लेवल के हों या फिर हिंदी किसी भी लेवल की बात हो रही हो, किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की बात हो रही हो। बेसिकली जेल वार्डन, लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी SSSC, इन सभी एग्जामों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम आते हैं हर रोज सुबह आपके पास, जहां हम आपको बताते हैं मोस्ट 25 क्वेश्चन, मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिशन एंड यू, प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। रेखांकित शब्द या रेखांकित का कारक बताइए। मेंढक को पत्थर से मत मारो, मेंढक को पत्थर से मत मारो। आपको बताना है पत्थर से जो है इसमें कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक या करण कारक। तो इसके अंदर है करण कारक। पत्थर से मत मारो, से जिसमें आता है वो कौन सा होता है, करण कारक। परंतु ध्यान रखना होता है कि अलगाववाद की स्थिति ना हो, अलगाव मतलब अलग ना हो रहा हो कुछ चीज किसी चीज से। तो फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची चुनिए। किसके लिए, नग शब्द के लिए पर्यायवाची चुनना है। तो नग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, पर्वत, तरी, स्तर या किंकर। इसका सही आंसर है पर्वत। पर्वत को ही नग कहते हैं और नग को ही पर्वत कह देते हैं। पर्वत नग या फिर नग पर्वत। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अगर यह क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आंसर क्या लगाना है भैया, 33। कितने हैं, 33। अब आप कहोगे सर हमने तो 35 भी पढ़े हैं, हमें तो 35 पढ़ाए गए हैं। तो वो होते हैं 33 + 2। ये वाले जो होते हैं द्विगुण होते हैं, ये वाला डा और ये वाला, ये कौन से होते हैं, द्विगुण। पर मूल रूप से 33 ही होते हैं। क्लियर है। अगर 35 और 33 दोनों मिल जाए तो 33 लगाएंगे 33, और अगर 35 मिल जाए ये ना मिले तो यही लगाएंगे, है ना। इस चीज में थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, ये कई बार बच्चों का गलत करा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लिखा है प्यारे बच्चों 4 के अंदर, निम्नलिखित में से शुद्ध भाग का चयन कीजिए। शुद्ध भाग का चयन आपको करना है। उसके सिर के बाल सफेद और चमकीले थे, सन की तरह। ठीक है, सिर के बाल सन की तरह सफेद और चमकीले थे उनके। ऐसा तो नहीं बोलते हम, दोनों ही गलत हैं। उनके सिर के बाल सन की तरह सफेद और चमकीले थे, ये सही लग रहा है। फिर भी 4th पढ़ लेते हैं। सन की तरह सफेद और चमकीले थे उनके सिर के बाल, ऐसे भी नहीं बोलते हम लोग। कौन सा आंसर है, सी। पर देखिए आपने देखा कि हमें आंसर सी मिल गया था, फिर भी ऑप्शन नंबर 4 पढ़ा गया। क्यों, क्योंकि वो फिलहाल सही लग रहा था, क्या पता ये ज्यादा सुटेबल होता। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में आंसर ना दे। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं, छोटा सा ही दूंगा पर होगा इफेक्टिव। लिखा हुआ आया कि बताइए 2 + 2 कितने होते हैं। ऐसा मान लेते हैं, इतना आसान आता नहीं है, जस्ट लाइक दैट, है ना। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, ऑप्शन नंबर बी भी है, सी है और डी है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 2 और 2 4 होते हैं, करेक्ट। और ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 3 + 1 होते हैं, और यहाँ लिखा है 5 - 1 होते हैं, और यहाँ लिखा है ऑल अबव के ऊपर के सभी। और आपने ऊपर देख के एक बार आंसर दे दिया तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी तो 4 है, ये भी तो 4 है ना। ऐसा कुछ मतलब एग्जाम्पल देके समझाना चाह रहा था, समझ जाए तो इसलिए पढ़ा करें जरूर, ठीक है। तो चलते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, इनमें से इस सभी के सभी कैसे है, तत्सम है। कोई एक इसमें से तद्भव है, उसका चयन आपको करना है। पीड़ा, केरा, शिल्प या पर्याप्त। सही आंसर है ए, पीड़ा। पीड़ा कैसा शब्द है, तद्भव। देखिए कितने सारे तद्भव मैंने भी आपको कराए हुए हैं, आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर, वहां जाकर क्लास ले सकते हैं। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, क्लास पसंद आए तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, अच्छा लगता है। तो क्या है आंसर, 5A। ये मेरी गारंटी है कि एक समय के बाद आपका हिंदी जैसा पोर्शन बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और लिखा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
विशेषण हैं, आपको विशेषण शब्द बताना है। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अर्थ, अवलंब, अपमान या आदिम। तो इसमें सही आंसर है आदिम। आदिम क्या है? एक विशेषण है। कैसा शब्द है? विशेषण शब्द होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, वह भला आदमी चला गया। वाक्य में विशेष्य बताइए। विशेषण और विशेष्य दो चीजें होते हैं। विशेषण जिस चीज की विशेषता बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम की, उसी संज्ञा और सर्वनाम को हम विशेष्य भी कह देते हैं। क्लियर है? राम सुंदर है, तो सुंदर क्या हुआ? विशेषता, और राम क्या हुआ? विशेष्य। वह भला आदमी चला गया। बताइए, वह भला आदमी चला गया, वाक्य में विशेष्य है आदमी। भला तो उसकी विशेषता हो गई, मतलब भोला भाला, पर विशेष्य क्या हुआ? आदमी। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, किस क्रम में सघोष, महाप्राण, काकलीय व्यंजन हैं? बहुत ही बढ़िया। किस क्रम में सघोष, महाप्राण, काकलीय व्यंजन हैं? क, छ, ल या है? इसका सही आंसर है। ये क्या है? सघोष है और महाप्राण व्यंजन है। कैसा है? सघोष और महाप्राण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्या कहता है। 9 लिखा है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। भैया फिर से उपसर्ग आ गया। शायद ही कोई टेस्ट छूटा हो जिसमें उपसर्ग ना आया हो, है ना। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी भी शब्द के, वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। पूछा जा रहा है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ए, अध, ता या अधि? तो साफ साफ दिख रहा है क्या? अधि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिखा है, किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है? मतलब सभी में सही है, किसी एक में क्या है? विग्रह गलत है। देखते हैं। मुरलीधर डैश, मुरली धारण करने वाला मतलब श्री कृष्ण। चलिए सही है बिल्कुल। दोपहर, दो पहरों का समाहार, बिल्कुल सही है। पतिव्रता, पति का व्रत लेने वाली स्त्री। पतिव्रता का मतलब तो आप सभी समझते होंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कनक लता, कनक के समान लता, सारे बिल्कुल सही है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। ये सही समास का विग्रह नहीं, मतलब समास का जो विग्रह है वह सही नहीं करा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आराम से आप भी पता कर लेते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं क्या कह रहा है 11 आपसे। लिखा है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिंसी छाए, सॉरी लागे बूंद बिंसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? क्लियर है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस? यह है शांत रस। मन रे मन कागज का पुतला, मन को सांत्वना देना है ना, कि मन तो एक कागज का पुतला है भैया, शांत रस है ना। चलिए 11 के बाद 12 की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है। इसका आंसर हम सब जानते हैं क्या है? 11। क्या है? 11 इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्पेलिंग एरर वाले पोर्शन, उद्धत, उद्धत, उद्धत या उद्धत। तो शुद्ध क्या लिखा है? उद्धत, उ द और ये ध और फिर त, उद्धत। ये वह गलत है, वह नहीं होता। डबल दा तो बिल्कुल नहीं होता और उद्धत तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो कौन सा सही है? उद्धत सही है। ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे देखिए कैसे लिखा है, उद्धत द के नीचे ध होना चाहिए। ऑप्शन चलते हैं 14 की तरफ और 14 में है, जिसका काम उसी को साजे। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कई बार सुना होगा ना, जिसका काम उसी को साजे। जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। काम करने वाला ही सुशोभित होता है। काम करने वाला ही सुशोभित होता है। जिसको जो कार्य दिया जाए वही करे। अच्छा काम सजता है। कोई बात नहीं, बननी केवल एक ही सही है।
जो जिसका जो काम होता है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है, तो जिसका काम उसे ही जानता है, जो काम जानता है उसे वही काम देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 आपसे क्या कहते हैं देख लेते हैं। किस क्रम में ड़ और डा व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इस वाले प्रैक्टिस सेट में, सारे ही क्वेश्चन काफी अच्छे और दमदार थे। तो उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, या फिर पार्श्विक व्यंजन है। तो यह है आपका उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन। अगर ये वाला आंसर आपको आज पता था तो विश्वास कीजिए आपने वर्णमाला बहुत ही अच्छे से पढ़ी है, और अगर ये आंसर नहीं पता था तो एक बार फिर से वर्णमाला को पढ़िए, अभी आपके पास समय है। करेक्ट है। चलते हैं आगे की ओर। लिखा है 16वें नंबर के क्वेश्चन में आपके पास, ग व्यंजन किस ध्वनि के मेल से बनता है? किस ध्वनि के मेल से बनता है? तो प्यारे बच्चों ये बनता है आपका बी से। फिर से बण से एक और क्वेश्चन आया, ज प्लस आ, ये इससे बनता है। अगर आपको इसका भी आंसर पता था, वैसे तो ये आसान क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन से आया हुआ है, बहुत ही आसान है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 17 की तरफ। और 17 में आपको बताया जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? जी हाँ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से क्वेश्चन है। विदुषी, विदुषी मैं आपको बता देता हूं, महिला को कहते हैं। विदुषी महिला होती है, विद्वान, वैसे विदुषी। छात्रा भी महिला होती है। शिष्या, अब देखिए शिष्या में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि एक शब्द होता है शिष्य, तो शिष्य जो होता है ये होता है पुल्लिंग, और इसे फीमेल बनाना हो, स्त्रीलिंग बनाना हो तो इसे शिष्या करते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या बचा? सी। क्या? पड़ोसी। पड़ोसी कैसा शब्द है आपका? पुल्लिंग शब्द है। पड़ोसी आ रहा है, पड़ोसी जा रहा है, पड़ोसी घूर रहा है, हाँ घूरते भी हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है। मतलब बिखरे मोती किसका इनमें से पहला कहानी संग्रह है? बनारसी दास चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, नंद किशोर नोटियाल, दूधनाथ सिंह। तो यह है सुभद्रा कुमारी चौहान का। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, जो बताता है आपको विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या रहीमदास? तो इसका सही आंसर होगा तुलसीदास। जी हाँ, विनय पत्रिका तुलसीदास की ही रचना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लिखा है, कोरवी किस बोली को कहते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मारवाड़ी, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी या अवधी? तो ये कहते हैं हम खड़ी बोली को। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, सही रहता है और मज़ा तो आ ही रहा होगा। बेनिफिशियल आपके लिए ही पक्का है। इसका आंसर है फिलहाल बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जिसमें लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। बहुत ही बढ़िया। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। विभावना, उपमा, विशेषोक्ति या विरोधाभास? इसके अंदर जो अलंकार है वह है विभावना। जी हाँ, कौन सा है? विभावना। नंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। ठीक है, कौन सा है? विभावना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। छंद की रचना किसके द्वारा होती है? बहुत ही अच्छा। गणों के समायोजन से, स्वरों के समायोजन से, ध्वनियों के समायोजन से, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, छंदों की जो रचना होती है वो होती है गणों के समायोजन से। गण पढ़े होंगे, 8 प्रकार के गण होते हैं, जब चैप्टर आएगा जब पढ़ाएंगे। 23 की तरफ चलते हैं। लिखा है, अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा कौन सा? अब देखिए अनुष्ठान बहुत ही बिना ज्यादा परेशानी के, देखिए शाह दिख रहा है। अब आपको याद होगा कि विसर्ग से हमेशा षटकोण प्राप्त होता है। अब बताइए विसर्ग कितनों में है? केवल एक में है। कौन से में सर? डी में। इसीलिए मैंने जब आपको संधि पढ़ाया था तो मैं उसमें बार बार एक लाइन बोलता था, ये पहले पता रखिए कि किस संधि से क्या प्राप्त होता है।
तो क्षय षटकोण हमें किससे प्राप्त होता है? सिर्फ विसर्ग संधि से, इसके अलावा किसी से क्षय षटकोण प्राप्त नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मजा आ रहा है या नहीं बताना जरूर कमेंट करके। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? यह है पश्चिमी हिंदी की। कहाँ की? पश्चिमी हिंदी। बांगरू बोली जाती है आपकी पश्चिमी हिंदी के वर्ग में इसको रखा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी क्वेश्चन है ये आज का आपका। देखते हैं क्या है इसका आंसर। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? भैया फिर से एक लाइन में रिपीट करूंगा, ये हर टेस्ट में देखने के लिए मिल रहा है कि कौन सी चीज कितने प्रकार की है, तो हर रोज याद करें जब तक कि रट ना जाए। कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, यह क्वेश्चन मिलता ही मिलता है और भैया कंफ्यूज कर देता है। फिलहाल आंसर तो 5 है। क्या है? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? या 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।